स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हैवी वाटर के बारे में जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है D2O और इसको फर्स्ट डिस्कवर किया था इन यूरे ने इन 1932 में। जो हैवी वाटर है इसको हम दो मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड सेकंड वन इज़ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ वी विल डिस्कस दिस टू टाइप ऑफ मेथड्स वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज़ प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस of water। जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो उसमें से क्या होता है, इसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट होती है। सिर्फ हाइड्रोजन गैस नहीं, D2 गैस भी उसमें से लिबरेट आउट होती है, पर जो हाइड्रोजन गैस होती है वो इतनी ज़्यादा फास्ट लिबरेट आउट होती है कि जो रिमेनिंग सोल्यूशन जो होता है वो इनरिच हो जाता है इन विद D2O। मतलब कि जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी और D2 भी निकलेगी, पर जो हाइड्रोजन गैस है वो इतनी फास्ट निकलेगी, इतनी जल्दी से निकलेगी कि इतनी फास्ट निकलेगी और बाकी रिमेनिंग सोल्यूशन में क्या बचेगा, D2। इसलिए जो रिमेनिंग सोल्यूशन होगा वो इनरिच हो जाएगा विद D2O। और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होता है वो रिमेन आउट रहता है। मतलब कि स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर ही बचता है जो सिर्फ क्या होता है, जो इनरिच होता है विथ D2O, जो क्या होता है इनरिच होता है विद D2O। इसलिए अगर ये एस्टिमेट किया जाता है कि अगर हम 29,000 लीटर और वाटर को अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर ऑफ D2O ऑब्टेन्ड होता है और वो भी 99% प्योर। अब हम नेक्स्ट इस एपेरेटस के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैवी वाटर। इस एपेरेटस में क्या आता है, हमारे पास सबसे पहले तो एक स्टील का सेल बनाएंगे हम। ये हो गया एक स्टील का सेल। ये जो स्टील का सेल है ये इटसेल्फ एक्ट एज अ कैथोड। मतलब कि ये खुद कैसे एक्ट करेगा, ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा। और इसमें क्या होगी, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शीट होगी, किसकी, निकल की, सिलेंड्रिकल शीट ऑफ निकल की होगी जो एक्ट करेगी एज एनोड। तो इसमें कैथोड क्या है, एनोड क्या है, कैथोड है जो हमारे पास सिलेंड्रिकल सेल है और एनोड क्या है जो हमारे पास सिलेंड्रिकल शीट है निकल की। और इसमें क्या होंगे, बहुत सारे होल्स होंगे इस शीट में और बाकी हमारे पास इस कंटेनर में क्या होगा, वाटर होगा। और यहाँ पर एक आउटलेट बना होगा फॉर द गैसेस लाइक जो हमारे पास हाइड्रोजन होगी, जो इस इलेक्ट्रोलाइसिस जब होगा यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और वो गैस हाइड्रोजन गैस पर इस वाले मतलब कि आउटलेट से बाहर निकल जाएंगी यहाँ से। और बाकी यहाँ पर ये रोड्स बनाएंगे हम और यहाँ पर वायर, यहाँ पे वायर। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर द वो है प्रिपरेशन ऑफ हैवी वाटर की प्रिपरेशन के लिए जिस हम सेल को यूज़ करेंगे उसका ये स्ट्रक्चर है। उसमें एक स्टील का सेल होगा जो इटसेल्फ एक्ट एज अ कैथोड और उसमें एक सिलेंड्रिकल शीट होगी निकल की जिसमें बहुत सारे होल्स पंच्ड होंगे और देन उसके बाद यहाँ पर एक गैसेस के लिए आउटलेट होगा। अब जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस का वो 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो उसमें क्या होती है, हमारे पास 5 स्टेजेस आती है। 5 स्टेज मतलब कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। तो 5 स्टेजेस में होती है। 5 स्टेजेस तक हमारे पास क्या होता है, 5 स्टेजेस से मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है वो 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता जाके। तो फर्स्ट स्टेज के बारे में हम पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट स्टेज आती है। फर्स्ट स्टेज में हम 30 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को यूज़ करते हैं। 30 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को यूज़ करते हैं। ये हमने एक सेल पढ़ा था ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इस टाइप इसे 30 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को हम यूज़ करते हैं। और इसमें हम कितना इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं, इसमें जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है 110 वोल्ट का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स यूज़ करते हैं। और जब ये प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस की तो उसमें 2 गैसेस इवॉल्व आउट होती हैं। 2 गैसेस होती हैं जो इवॉल्व होती हैं, एक होती है हाइड्रोजन और सेकंड वन इज़ ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड आउट कर देते हैं यहाँ से, मतलब कि इसको नोट कर देते हैं। और एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज मतलब कि जब और ये प्रोसेस होता है पूरा 72 आवर्स तक कंटिन्यू रहता है। और एट द एंड
एट द एंड क्या होता है, जो हमारे पास कंसंट्रेशन जो होगी हैवी वाटर की वो कितनी होती है 2.5%। मतलब कि जब हम फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास एक बस इतना याद रखना है, फर्स्ट स्टेज में हमने 30 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को यूज़ करते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट 110 वोल्ट होता है और अप्लाई करते हैं और इसमें 2 गैसेस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये प्रोसेस 72 आवर्स तक कंटिन्यू रहता है। और इस 72 आवर्स के बाद हमारे पास जो कंसनट्रेशन होती है हैवी वाटर की वो 2.5% मिलती है। और सेकंड अब उसके बाद सेकंड स्टेज आती है। तो सेकंड स्टेज में हम क्या करते हैं, अब जो इसका रेसिड्यू, अब तो रेसिड्यू जो बनता है, रेसिड्यू जो बचता है फर्स्ट स्टेज का उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अगेन इलेक्ट्रोलाइज करते हैं और इसमें हम कितने सेल्स यूज़ करते हैं, इसमें हम 6 सेल्स यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस को हम तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक हमारी जो हैवी वाटर की कंसनट्रेशन वो 2.5 से 12% तक ना इंक्रीज़ कर जाए। और बाकी इसमें भी सेम, जो हमारे पास गैसेस इवॉल्व होंगी उसको हम क्या करेंगे, बर्न कर देंगे, और जो रिमेनिंग वाटर होगा और जो वाटर फॉर्म होगा उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे टू द फर्स्ट स्टेज, और जो वाटर फॉर्म होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे टू द फर्स्ट स्टेज, जो ये वाली फर्स्ट स्टेज है, इसमें क्या करेंगे, हम रिटर्न आउट कर देंगे। तो सेकंड स्टेज में रेसिड्यू जो होता है फर्स्ट स्टेज को, उसको हम अगेन इलेक्ट्रोलाइज करते हैं बाई 6 सेल्स, और इसमें तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक 2.5% से 12% तक इसकी कंसंट्रेशन चेंज है ना, कि जो बाकी गैसेज इवॉल्व होंगी उसको हम काउंट आउट कर देंगे। एंड वाटर फॉर्म्ड इज रिटर्न टू दी फर्स्ट स्टेज। और सेकंड और थर्ड स्टेज में क्या होगा, उसके बाद हमारे पास आएगा, सेकंड के बाद थर्ड स्टेज आएगी। थर्ड स्टेज में भी सेम, जो हमारे पास रेसिड्यू होगा, बचा होगा जो हमारे पास सेकंड स्टेज का, उसको भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। जब इसको हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 12% से बढ़कर 60% तक चली जाएगी। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 12% से 60% तक बढ़ जाएगी। और जो अब इसमें भी क्या होंगी, जो गैसेस इवॉल्व होंगी उसको हम क्या करेंगे, बर्न कर देंगे, और जो हमारे पास वाटर फॉर्म होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे टू दी सेकंड स्टेज पे हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। एंड देन थर्ड से बाद फोर्थ स्टेज आएगी। तो फोर्थ स्टेज में क्या होगा, फोर्थ स्टेज में भी हम थर्ड स्टेज का जो रेसिड्यू होगा उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। तब तक इलेक्ट्रोलाइज करेंगे जब तक इसकी कंसंट्रेशन 99.5% तक ना बन जाए हैवी वाटर की, H2O। हैवी वाटर की कंसंट्रेशन जब तक 99.5% तक ना पहुंचे तब तक इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। और इसमें भी जो गैसेस इवॉल्व होंगी उसको बर्न कर देंगे, और जो वाटर फॉर्म होगा उसको हम थर्ड स्टेज में रिटर्न आउट कर देंगे। अब लास्ट स्टेप जो फिफ्थ स्टेप है उसमें क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, अब हमारे पास 99.5% तो हमारे पास D2 ऑब्टेन हो गया। अब इसका जो रेसिड्यू होगा फोर्थ स्टेज का, उसमें रेसिड्यू जो फोर्थ स्टेज है उसमें क्या है हमारे पास, उसमें हमारे पास फोर्थ स्टेज के रेसिड्यू में हमारे पास 99.5% हमारे पास क्या है, हमारे पास D2 है, मतलब कि हैवी वाटर प्रेजेंट है। अब उसमें क्या होगा, इसमें से कुछ अल्कलीज प्रेजेंट होंगी इसमें, और कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होगी। तो उस अल्कलीज और उस इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करेंगे, हम इसको रिमूव आउट कर देंगे बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिस्टिलेशन। अब जो डिस्टिलेशन करेंगे तो उसमें से क्या होगी, अल्कलीज भी चली जाएंगी, इम्प्योरिटीज़ भी उसमें से क्या होंगे, रिमूव आउट हो जाएंगी। अब क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अब जो डिस्टिलेट बचा, अब उस डिस्टिलेट को क्या करेंगे, उस डिस्टिलेट को हम अगेन इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। और उस टाइम जो इलेक्ट्रोलाइज करने से हमारे पास जो गैस इवॉल्व होगी वो क्या होगी, जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी उसमें क्या होगा, प्योर ड्यूटेरियम होगा। अब उस प्योर ड्यूटेरियम को हम बर्न करेंगे अगेन ऑक्सीजन के साथ, जिससे हमारे पास क्या निकलेगी, प्योर 100% हमारे पास क्या बन जाएगा, प्योर D2O बन जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, फिफ्थ स्टेज में सिंपल है, फिफ्थ स्टेज में क्या करेंगे, जो फोर्थ स्टेज का रेसिड्यू है जिसमें 99.5% हमारे पास D2 है, उसको हम क्या करेंगे, उसमें से हमारे पास जो अल्कलीज हैं, इम्प्योरिटीज़ है जितनी भी, उसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से रिमूव आउट कर देंगे। और जो डिस्टिलेट होगा उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। और जब इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो इस टाइम हमारे पास H2 की जगह D2 निकलेगा, मतलब कि हमारे पास क्या निकलेगी, ड्यूटेरियम निकलेगी। और उस ड्यूटेरियम को हम वर्क करेंगे एंड इट इज़ बॉन्ड ऑक्सीजन टू गिव 100% प्योर D2O। अब नेक्स्ट में हमारे पास आएगा, ये तो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा ना जिसमें प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस थी वाटर की। अब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे। सेकंड मेथड में क्या थी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस की बात की थी। अब फ्रैक्शनेशन में सिंपल है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हमें पता है कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में क्या चाहिए होता है, मेन तो ये होता है कि जब बॉइलिंग पॉइंट, जो उनके
बॉइलिंग पॉइंट है ना उसमें डिफरेंस बड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम उसको ईजिली सेपरेट आउट कर सकें। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनमें जो दो कंपाउंड्स होंगे या दो सोल्यूशन जो होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होना, अप टू मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस तक तो होना ही चाहिए उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस। पर जो हमारे पास D2O है और H2O, इनके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। H2O का तो हमें पता ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और D2O का 101.42 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में इतना डिफरेंस तो है नहीं, इसलिए इसको सेपरेट आउट करना इतना मतलब कि इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता। इसलिए हम इसमें कुछ कंडीशंस यूज़ करते हैं। एक तो ये होता है कि हमें जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के लिए हमारे पास जो कॉलम होता है वो बहुत लॉन्ग होना चाहिए, मतलब कि हम जो कॉलम होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग यूज़ करते हैं। और दूसरा, हम इस प्रोसेस को सेवरल टाइम रिपीट करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन अच्छे से तब होगी जब बॉइलिंग जो दो कंपाउंड्स होंगे, दो सोल्यूशन जो होते हैं जिनको हम सेपरेट आउट करेंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए। पर D2 और H2O में क्या होता है, D2O का बॉइलिंग पॉइंट 101.42 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का 100 डिग्री, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम कॉलम जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो हमारा कॉलम होता है उसको हम टू यूज़ अ वेरी लॉन्ग कॉलम यूज़ करते हैं और रिपीट करते हैं प्रोसेस बाय सेवरल टाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द H2O। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O के बारे में D2O के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।